बच्चों, आज हम विषय 310 यानी ऊर्जा प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है जो ऊर्जा प्रबंध विषय के अंतर्गत किया जा रहा है। इससे पूर्व इस वर्ष में जो भी वीडियो हमने डाले हैं वो पावर सिस्टम से रिलेटेड थे। अब ये जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें फर्स्ट चैप्टर एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी प्लानिंग यानी ऊर्जा प्रबंध और ऊर्जा योजना, ये अध्याय का नाम है। इस अध्याय का हम विषय प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु जो इसमें आता है कि ऊर्जा प्रबंध होता क्या है और इसका क्या महत्व है, हम क्यों इस ऊर्जा प्रबंध के बारे में पढ़ रहे हैं और इसकी परिभाषा क्या है। मोटे तौर पर देखें तो ऊर्जा का प्रभावी रूप से उपयोग ये ऊर्जा प्रबंध का निचोड़ है। यानी ऊर्जा को किस प्रकार से प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ऊर्जा के संसाधन हैं वो बहुत ही महंगे हैं और सबको सुलभ भी नहीं है। इसलिए ऊर्जा के संसाधनों का उचित सम्यक उपयोग ही इस समाज की मांग है। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति हमें अपने उपयोग के लिए सब कुछ देती है, लेकिन हमारे लोभ लालच की पूर्ति कभी भी नहीं कर सकती। इसी प्रकार सभी कुछ देने का मतलब इसमें ऊर्जा के संसाधन भी सम्मिलित हैं। तो ऊर्जा के संसाधन भी हमें प्रकृति ने दिए हैं और उनका अगर हम सम्यक उपयोग करेंगे, उसका सही तरह से दोहन करेंगे तो हमारा जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। यदि हम किसी उद्योग के बारे में सोचें, घर के बारे में सोचें या और अपने आसपास के संगठन हैं उनके बारे में सोचें तो हम ये पाते हैं कि मोटे तौर पे ऊर्जा संसाधनों का अर्थ होता है कि ऊर्जा के वेस्टेज कम से कम हो। यानी यदि हम वेस्टेज को रोक सकें, ऊर्जा की जो बर्बादी हो रही है, ऊर्जा की जो हानि हो रही है, उसे यदि हम कम कर सकें तो हम ऊर्जा का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि यदि एक वाल्व है, वाल्व से एक बूंद प्रति सेकंड की दर से पानी का या तेल का रिसाव हो रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे वर्ष में हजारों लीटर पानी या तेल उसमें से बह जाए। तो हम छोटी सी बात को यदि उस वाल्व को ही ठीक कर दें और उससे उस बर्बादी को रोक सकें तो हम ऊर्जा को बेहतर तरीके से प्रबंध उसका कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको इसकी परिभाषा और ये बताया कि ऊर्जा की मैनेजमेंट का, ऊर्जा के प्रबंध का क्या सिग्निफिकेंस है, इसे हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऊर्जा की प्लानिंग में हम क्या करें। तो ऊर्जा की प्लानिंग के अंदर 4-5 बिंदु इसमें आते हैं। पहला बिंदु ये है कि ऊर्जा की समस्त उपयोग की जिस प्रकार की ऊर्जा प्रयोग में आ रही है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई पेट्रोल के रूप में उपयोग में आ रही है, बिजली के रूप में उपयोग में आ रही है, उन सभी प्रकार की ऊर्जाओं को सूचीबद्ध करें। दूसरा है कि उन सभी पद्धतियों का, प्रोसेस का और मशीनों का के तकनीकी पक्षों का अध्ययन करना। इसमें हम अकुशल और अक्षम क्षेत्रों की पहचान करते हैं। ऊर्जा प्रबंध क्षेत्रों को पहचानना और प्रक्रिया का अध्ययन करना, ये सभी इसके भाग हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि ऊर्जा की कहाँ कहाँ पर वेस्टेज हो रही है, उन हिस्सों को पहचानना, यानी ऊर्जा के अक्षम और अकुशल तरीके से उपयोग को चिन्हित करना, उनको गहराई से अध्ययन करना। तो इसमें 4-5 बिंदु आते हैं। सबसे पहले तो हम उन यंत्रों को, उन उपकरणों की पहचान करते हैं जहाँ जहाँ पे वेस्टेज हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी मोटर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी बियरिंग में फ्रिक्शन ज़्यादा है, उसमें घर्षण ज़्यादा है, इसलिए उसमें लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। या कोई मोटर मान लीजिए कम लोड पे चल रही है, तो इसका मतलब उसका पावर फैक्टर भी कम है और उसकी इफ़िशियंसी भी कम है। तो इस तरीके से हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि उन उपकरणों और मशीनों की पहचान करेंगे जिनमें कि ऊर्जा का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उसके बाद आपस में विचार विमर्श करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसमें हम अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद मशीन और मानव शक्ति का बेहतर उपयोग हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में विचार करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोई हम नई तकनीक या नई प्रक्रिया का इसमें उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके स्टैंड बाई के रूप में कोई डीजल पावर प्लांट लगा हुआ है। हम ये सोच सकते हैं कि क्या हम डीजल पावर प्लांट की जगह सोलर पावर प्लांट लगा दें तो उससे हमारी ऊर्जा की बचत भी होगी, क्योंकि डीजल भी एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है। तो डीजल की जगह पे अगर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी ऊर्जा की भी बचत होगी, हमारे धन की भी बचत होगी और इसके साथ साथ पर्यावरण की भी बचत होगी। तो हम नई तकनीक इसमें क्या लगा सकते हैं, इसके बारे में भी विचार करेंगे। फिर इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसमें की जाती है कि कितनी हमें इसमें कॉस्ट लगेगी और वो कॉस्ट कितने समय में रिकवर होगी। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया खर्च किया और वो उससे होने वाला फ़ायदा सिर्फ 5,000 रुपये साल का ही है, तो इसका मतलब वो तकनीक वायबल नहीं है। वही तकनीक वायबल होती है जो कम समय में अपने किए हुए खर्चे को रिकवर करा दे। अर्थात 2 या 3 साल में अगर सारा खर्चा रिकवर हो जाता है, 1 लाख रुपए हमने लगाए और वो 2-3 साल में रिकवर हो गए, तो इसका मतलब वो वायबल टेक्निक है। इंजीनियरिंग में वही टेक्निक वायबल मानी जाती है जो इकोनॉमिकली फिट हो, यानी उसमें आर्थिक रूप से नुकसान ना हो। हम सिर्फ ये कहते रहें कि ऊर्जा की बचत करो और ऊर्जा की बचत करने में यदि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो वायबल टेक्निक नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि जो हम नई प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहते हैं, नई तकनीक प्रारंभ करना चाहते हैं, उसमें होने वाला खर्चा कितने समय में रिकवर हो जाएगा। उसके बाद हम उन सबको लगाने के बाद इसको एक वार्षिक आधार पर इसका पुनः मूल्यांकन करेंगे कि इस जो हमने किया वो वास्तव में फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इस विषय में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की। सबसे पहले तो इस विषय में हमने ये प्रयास किया समझने का कि ऊर्जा प्रबंध होता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऊर्जा प्रबंध की प्लानिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके क्या क्या बिंदु हैं। इसी विषय को हम आगे आने वाले वीडियोस में भी पढ़ेंगे। और अभी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।